नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन अग्निहोत्री और डीएनए में आपका स्वागत है। ये भारत का दुर्भाग्य है कि हमने वर्ष 1990 में कश्मीर में हुए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को सांप्रदायिक नरसंहार कभी माना ही नहीं और ना ही कश्मीरी पंडितों को कभी पीड़ित माना। और यही कारण है कि उस हत्याकांड के 32 साल बाद भी कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू कश्मीर में अपना घर तलाश रहे हैं और वो अपने घर तो लौटना चाहते हैं, लेकिन वहां लौटने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हमारे देश में इससे पहले जितने भी सांप्रदायिक दंगे हुए उन पर फिल्में भी बनी, किताबें भी लिखी गईं और इन दंगों को चुनावी मुद्दे भी बनाए गए। लेकिन ना जाने क्यों कश्मीरी हिंदुओं का ना तो कभी मुद्दा बना, ना बड़ी स्क्रीन तक उनका दर्द पहुंचा और ना ही कभी उनकी पीड़ा चुनाव में मुद्दा बन के उभरी। ये नरसंहार हिंदुओं का हुआ था, इसलिए हमारे देश के लोगों ने इसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब इस मुद्दे पर एक नई फिल्म आई है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स और आज इसकी सक्सेस एक पूरे विश्व में मिसाल बन के केस स्टडी बन रही है, जिसमें आप देख पाएंगे कि बॉलीवुड का पूरा सिस्टम, हमारे देश के फिल्म क्रिटिक्स और विपक्षी दल इस फिल्म को सिनेमा ना मान कुछ और मान रहे हैं, लेकिन भारत की जनता जो पैसे देकर टिकट खरीद रही है वो इस फिल्म को देखने के बाद घंटों घंटों रो रही है और ये फिल्म पूरे भारत के लोगों को एक तार में जोड़ने का काम कर रही है, जो काम बाकी राजनीति भी नहीं कर पाई। आइए मैं आपको मिलवाता हूं इस फिल्म की जान, इस फिल्म के अभिनेता, 2 बार जिनको नेशनल अवार्ड मिला है, हजारों उनने सब्जेक्ट्स पे काम किया है, ऐसा कोई अवार्ड नहीं जो उनको नहीं मिला हो, एक ग्लोबल आर्टिस्ट बनके जो उभरे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे दिल के बहुत करीब इस फिल्म की सोल पद्म भूषण श्री अनुपम खेर जी। थैंक यू विवेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज डीएनए में। जी धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा कि आज डीएनए की ओपनिंग आप कर रहे हैं और बिल्कुल अच्छी तरह से आपने ओपनिंग की है। और आप मुझसे सवाल पूछिए। मैं आपसे सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन उनको बुला लें जो नहीं, जिस तरह से ये कहानी सुनाने में इतनी देर हो गई, उसी तरह से आज हमारे जो इसके असली अभिनेता हैं उनको आने में देर नहीं होगी। मैं अब आपको मिलवाता हूं एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने कश्मीर के मुद्दे को लगातार अपने इस प्रोग्राम डीएनए में, अपनी चैनल में हमेशा जिंदा रखा और कश्मीरी हिंदुओं को एक आशा की किरण दिखाते रहे। जैसा कि एक डायलॉग खेर साहब आपने बोला है फिल्म के अंदर, इम्पॉसिबल टेक्स टाइम बट यू मस्ट कीप होप। एब्सोल्युटली। तो अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं श्री सुधीर चौधरी जी को। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत डीएनए में स्वागत है आज। थैंक यू विवेक, थैंक यू अनुपम जी। जी। और आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने डीएनए को एक नए तरीके से शुरू किया और आज आप ऐसा समझ लीजिए कि विवेक जी और अनुपम जी शानदार कलाकारों को आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और एक ये यूनिक तरीका है कि आज हमने ये मंच उनको दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि जी जो है, हम और आप कश्मीरी हिंदुओं के इस मुद्दे से अपने आप को कितना जोड़कर देखते हैं। तो बातचीत हम शुरू करते हैं। विवेक, आपने फिल्म बनाई, बड़ा रिस्की सब्जेक्ट था क्योंकि इस सब्जेक्ट को कभी किसी ने टच नहीं किया, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि ये फिल्म षड्यंत्रों का शिकार हो रही है, बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रही है। फिल्म की कहानी क्या है तो लोगों को अब तक पता चल चुका है क्योंकि फिल्म लोग लगातार देख रहे हैं, लेकिन षड्यंत्र के बारे में आप बताइए, क्या षड्यंत्र हो रहे हैं इस फिल्म को लेकर अभी तक? नहीं, अब षड्यंत्र तो देखिए, आई हैड साइंड अप फॉर दिस। जब हमने शुरू की थी हमको ये पता था कि हम ओखली में सर डाल रहे हैं, तो इसलिए उस मूसर से क्या डरना जो हमारे यहाँ कहते हैं। षड्यंत्र से ज्यादा अफसोस की बात यह है कि लोग नंबरों में बांट रहे हैं इस पीड़ा को। कोई पहले कह रहा था कि नहीं भाई 4000 लोगों का कत्ल नहीं हुआ, ये तो 1500 का हुआ। उसके बाद वो नंबर घटा के ले आया, नहीं 219 का हुआ, और आज कोई कह रहा है कि सिर्फ 88 लोगों का हुआ। मैं एक सवाल ये जानना चाहता हूं, एक भी आदमी का एक स्वतंत्र राष्ट्र में अगर जाति या पंथ किसी चीज को लेकर मर्डर होता है, उसका जो डिनायल है वो सबसे बड़ा पाप है। और जो पाप कलेक्टिवली हम लोगों ने किया है कि हमने इस जेनोसाइड को डिनाई किया है। अनुपम जी, एक अच्छा कलाकार उसको माना जाता है जो वो नहीं है और वो भूमिका वो पर्दे पर करे, जैसे आपने 1984 में अपनी पहली फिल्म सारांश में किया था। आप 29 साल के थे लेकिन एक बूढ़े की भूमिका आपने की थी। जी। लेकिन इस फिल्म में आप जो हैं वही भूमिका आप कर रहे हैं।
और ये मुझे यकीन है कि आपके लिए बहुत स्पेशल, बहुत खास होगी ये फिल्म और ये भूमिका। मेरे लिए जब मैं सारांश कर रहा था, मेरे ज़िंदगी और मौत का सवाल था, क्योंकि मैं अगर उस फिल्म में कामयाब नहीं होता तो फिर मैं सड़कों पर आ जाता, फिर मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता। तो मैंने अपना पूरा स्ट्रगल जो था, पूरी अपनी जो ह्यूमिलिएशन थी, जो लैक ऑफ डिग्निटी जो मुझे मिलती थी, उसको मैंने उस रोल में डाल के इस्तेमाल की थी। मगर 522 फिल्में करने के बाद जब कश्मीर फाइल मेरे पास आई, विवेक जी लेकर आए, तो शायद मैं उस उम्र का हूँ जिस उम्र का मैं रोल कर रहा हूँ, मगर जो उसका दर्द है वो 32 साल से लेकर घूम रहा हूँ। और जो उसका रिप्रेजेंटेशन था, सारांश में मैं गलत हो सकता था, मगर इसमें मैं गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे सर पर उन 5 लाख लोगों का भार था जिनका पलायन हुआ था, जिनका जेनोसाइड हुआ था, जिनको छोड़ के जाना पड़ा था। मेरे कैरेक्टर का नाम पुष्करनाथ है, जो मेरे पिताजी का नाम था। विवेक ने उस नाम को डिसाइड किया था। तो मेरे पिताजी के प्रति जो मेरा प्यार था या जो उनकी तकलीफ थी, उसको भी दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बात सही है कि शायद मैं आज उस उम्र में हूँ, मगर मेरे लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी। नॉट दैट मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने कितना डिफिकल्ट किया, पर इसका कोई भी पल बनावटी नहीं हो सकता था। इसका दर्द, इसकी तकलीफ एक्टिंग से नहीं, मेरी सोल से, मेरे आत्मा से और मेरे दिल से निकल कर आनी थी। और इसीलिए हर शो में और हर शॉट में, शॉट के बाद, शॉट के दौरान, हाँ, मैं बहुत रोता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मैं तो खाना वाना खाऊंगा, इसके बाद ब्रेक में फिर होटल जाऊंगा, फिर मैं नहाऊंगा, फिर नेक्स्ट डे शूटिंग पे आऊंगा, गाड़ी लेने आएगी। मगर जिन लोगों के साथ ये असली हुआ था, उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, एंड दैट वाज वेरी ट्रेजिक। तो इस हिसाब से मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल रोल रहा है। या हम कह सकते हैं कि पहली बार आपने एक्टिंग नहीं की? पहली बार एक्टिंग नहीं की, हाँ, ये आप बोल सकते हैं। हाँ। जी, जिया है, मगर उसको आजकल जिया है, अब मैंने बड़ा इसमें महसूस किया, उसके भी अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हो चुके हैं, बट इसका रिजल्ट जो आया है, लोगों ने जो महसूस किया है, लोगों ने जो दिखाया, आई थिंक विवेक ने इतनी खूबसूरती से ये लिखा है। खूबसूरती मतलब इतना दर्द, इतने तकलीफ, क्योंकि इतने सारे लोगों को इंटरव्यू किया था, कि वो सच, मुझे सिर्फ सच को रिप्रेजेंट करना था, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक्टिंग में झूठ होता है। आप जो करना है, पर सच को सच बनाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है, एक जो सच कह सके, जो दूसरा सच सुन सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा विवेक, वीडियोस में लोग आ रहे हैं, आपको गले लगा के रो रहे हैं, और मतलब ऐसा पहले कभी हमने देखा नहीं कि किसी फिल्म को देख के फिल्म निर्देशक के गले लग के लोग रोने लगे। यानी रोने को तो मैं समझता हूँ, जब 70-80 साल की मेरी माँ जैसी, मेरी दादी जैसी औरतें हैं, मेरे पाँव छूने लगती हैं, तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ सुधीर, मुझे लगता है धरती फट जाए, मैं समा जाऊँ। ये पीड़ा, मतलब हमने एक 80 साल की महिला को इतना विवश कर दिया एक आज़ाद भारत में कि उसको एक फिल्म मेकर के पाँव पे गिर के रोना पड़ रहा है। यानी मैंने कहा था, आपका शो, मैं एक जब भारत की बात में गांव जा रहा था, मैंने आपको फ़ोन करके कहा था कि आपका शो बुढ़ी औरतें बहुत देखती हैं, और मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों देखते हैं। प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमने भारतीयों से भारतीय भाषा में बात करना बंद कर दिया है। हमने भारतीयों को ये बोलना शुरू कर दिया है कि नहीं, तुम देखो अमेरिका में ऐसा होता है, वेस्ट में होता है, तो तुम वैसी बात करो। और हर समय उनको एक ग्लानी, एक गिल्ट, एक ऐसे उसमें डाल दिया है कि आदमी थोड़ा झुका डरा सा रहता है। इस फिल्म से अभिव्यक्ति मिली है, जिसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच मैंने रियलाइज किया वो मेरी और आपकी नहीं, हमारे पास तो कैमरे हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच उस आम आदमी की है जिसकी कोई बात ही नहीं सुनता, उस कश्मीरी हिंदू की है जिसको हमने नंबरों में बांट दिया। इस फिल्म ने उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो आप बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने देखा बड़ा सिलेक्टिव है हमारे देश में। अगर आप कश्मीरी हिंदुओं की बात करते हैं तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है, वो सिनेमा भी नहीं है, वो मुद्दा भी नहीं है, मान लिए। लेकिन अगर आप गुजरात दंगों की बात करते हैं या कोई और दूसरी ऐसी CAA की बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, मुद्दा भी है, सिनेमा भी है, किताब भी लिखी जाएगी, सब कुछ लिखा जाएगा। क्योंकि पिछले 50-60 साल से ऐसी एक रूपरेखा बनती चली गई थी। हमको ये सिखाया गया था कि ये सही है और ये गलत है। कभी इस बात को चुनने का मौका ही नहीं दिया कि हम अपने आप डिसाइड कर सकें कि क्या गलत है। आप एक ढर्रे पे चलें तो आप सही हैं, अगर आप उससे दूसरे ढर्रे पर गए तो आप गलत हैं, और हम सब भुगत चुके हैं इस बात को। मगर झूठ को एक्सपोज होने में टाइम लगता है शायद कभी कभी, मगर एक्सपोज हो रहा है
वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं। आप इससे पहले ट्वीट की बात कर रहे थे या ऐसे लोगों की बात कर रहे थे, अब वो कहाँ रहे? जिन्होंने 60 साल तक इस मुल्क पर राज किया था वो कहाँ गए? क्योंकि अपना एक दायरा होता है ना, कब तक, वो कहाँ गए? क्यों ऐसा है कि आज की सरकार जो है, जो आज के प्रधानमंत्री हैं, वो क्यों इतने पॉपुलर हैं? वो बिकॉज वो देश के बारे में सोचते हैं। क्यों नहीं आर्टिकल 370 का ये हुआ एब्रोगेशन इससे पहले? क्यों उस झूठ को बना के जिंदा रखा? क्यों स्पेशल स्टेटस दिया उन लोगों को? क्यों आज ये लोग भर भर के लोग देख रहे हैं फिल्म? बिकॉज उनको गिल्ट भी महसूस हो रही है कि हमारे देश में इतना बड़ा कांड हुआ था, इतने सारे लोग अपना घर छोड़ के निकल गए थे, इतने सारे लोगों की हत्या हुई थी, रेप हुए थे, और हमें पता ही नहीं है। तो अब जब पता लगना शुरू किया है कि दे वांट टू प्रोटेक्ट देम एंड दे आर गिल्टी ऑफ इट। विवेक, बॉलीवुड का एक अपना एक बिजनेस मॉडल होता है और बॉलीवुड का अपना एक नेक्सस भी होता है। बॉलीवुड, तो आपकी जो फिल्म है वो बॉलीवुड के पैरामीटर्स पर कहीं ठहरती नहीं है उनके हिसाब से। आपको ऐसा लगा कि एक बिजनेस मॉडल के तौर पर हर चीज जो होनी चाहिए थी वो आपकी फिल्म के साथ नहीं हुई, लेकिन जो ऑर्गेनिक पॉपुलैरिटी थी वो आपको मिल रही है। और अब धीरे 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 शायद ऐसा हम देखेंगे कि बॉलीवुड का नेक्सस भी टूटेगा और वो झुकेगा। टूटना भी चाहिए। कोई भी इमारत अगर मोहल्ले के जो गरीब वंचित लोग हैं उनको रहने का मौका नहीं दे, उस इमारत का ढहना ही बेटर है। और एक नई इमारत खड़ी करने के लिए पुरानी इमारत का गिरना भी जरूरी है। वो एस्टेब्लिशमेंट बन गया था, वो लोग रूल सेट करने लगे थे। मुझे बॉलीवुड से कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो गुरुदत्त का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं तो विजय आनंद का इतना बड़ा फैन हूं, उन्हें भगवान मानता हूं अपना, राज कपूर साहब का। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी फिल्म का भी जब प्रीमियर हुआ तो रणधीर कपूर जी बड़े पूजनीय है, क्योंकि वो राज कपूर जी के बेटे हैं जिनने इतनी सर्विस की है। वो इतने बीमार हैं, उनके साथ 3 लोग चलते हैं नर्स के साथ। उनको मैंने जबरदस्ती फिल्म देखने बुलाया, सिर्फ उनको बुलाया फिल्म इंडस्ट्री से, और भी हमारे मित्र लोग थे। पर मैं आपको बताऊं, एक नया भारत का उदय हो रहा है। एक चीज मैं आपने दिखाई भी होगी अपनी चैनल में, फिर से मैं दिखाना चाहता हूं। सब लोग दुहाई देते हैं, अमेरिका में रेजोल्यूशंस लेके आते हैं कि सिएटल स्टेट ने बोल दिया कि भाई फैशिस्ट गवर्नमेंट है, कहते हैं यहां 4G नहीं है, कहते हैं वॉशिंगटन टाइम्स में ये छपा है। मैं ये दिखाना चाहता हूं आपको, ये अमेरिका की सबसे ज्यादा डेमोक्रेट, लिबरल और प्रोग्रेसिव स्टेट है, रोड आइलैंड। जब वहां के डेमोक्रेट प्रेसिडेंट अपनी कैंपेन शुरू करते हैं, सबसे पहले यहां स्पीच देते हैं। लोगों ने इस गवर्नमेंट के लिए, इस लीडरशिप के लिए, हम लोग के लिए तरह तरह की बात बोली। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं उसने ये फिल्म देखने के बाद क्या लिखा है जी। लंबा नहीं सुनाऊंगा, पर ये साइटेशन है जो उनके स्पीकर ऑफ द हाउस, दर्शकों के लिए देखिए स्क्रीन पर है वो, आप पढ़कर बता सकते हैं। तो ये स्पीकर ऑफ द हाउस, मेजॉरिटी लीडर ऑफ द हाउस और माइनॉरिटी मतलब डेमोक्रेट, रिपब्लिकन और स्पीकर, तीनों ने, ये न्यूट्रल होते हैं स्पीकर, तीनों ने इसको साइन किया। उसमें लिखा है दैट इन रिकग्निशन ऑफ the Kashmir files detailing terrorism and extremism by memorializing the events of 1990 in which 500,000 मतलब 5 लाख Kashmiri Hindus were ethnically cleansed in the Kashmir Valley by Islamic gangs। मैं Islamic gangs वर्ड, ये एक सबसे डेमोक्रेट स्टेट ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा, मैंने थोड़ी डिक्टेट किया उन्हें। एंड फोर्स टू लिव एज रिफ्यूजीज, इट्स एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। मैं ये कहना चाहता हूं, एक फिल्म की जो ताकत है, या तो भारत की इज्जत आगे ले जाने के काम की जा सकती है, या फिर एक ऐसी भी फिल्म बनाई जा सकती है जिसको बनाने के बाद सबसे प्राचीन मार्तन टेम्पल, उस फिल्म के बाद वहां के लोग उसको शैतान की गुफा बोलने लगे। फिल्म डैमेज भी कर सकती है हेरिटेज को और उसको खड़ा भी कर सकती है। आपने इस्लामिक गैंग्स की बात की और हम भी ये देखते आ रहे हैं कि ये जो कश्मीर है, इसकी जो समस्या जो बताई गई, इट वॉज ऑल अबाउट मुस्लिम्स। और यासीन मलिक को एक जमाना था जब हमारे यहां यूथ आइकॉन माना गया। यासीन मलिक से भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली में बुलाकर मिलते थे, फोटो खींचती थी और उसको यूथ आइकॉन माना जाता था। ये सिर्फ ये थ्योरी पर कि वहां मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, भारतीय सेना कर रही है। तो ये आप सोचिए कि 360 डिग्री शिफ्ट है नैरेटिव का। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिनको मैं इंटेलेक्चुअल समझता था, जिनकी मैं बड़ी इज्जत भी करता था, मैं कहता ये बात देखो इनने बोली है, वो खड़े होके कि एक हमारी जर्नलिस्ट ने उन्होंने बोला था, तब मैं NDTV देखा करता था, वो 2-3 ही चैनल्स थी, तो उन्होंने बोला था कि कश्मीरी हिंदू जो हैं वो मुस्लिम का शोषण करते हैं, इसलिए उनके खिलाफ वो और छोड़ के एक झूठ बनाया था। और मैंने उस पर यकीन किया था। आज मुझे इतनी ग्लानी है इस बात की, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था। जब 1 ही 2 चैनल्स थी, अच्छा प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं,
तो आप उस पर विश्वास करेंगे? भाई एक 17-18 साल का बच्चा प्रोफेसर की बात पे विश्वास करेगा, वो क्यों करेगा किसी और की? लेकिन आज लोगों को जो ये पिछले 5-6 साल में जो एक एम्पावरमेंट हुआ है, जो भारत के कोने कोने गांव-गांव के यूथ का, वो जा जाके ढूंढ रहा है सत्य क्या है और इनके मुंह पे तमाचे की तरह फेंक रहा है फैक्ट्स को और कहता तुमने हमसे झूठ बोला। ये फिल्म उसी भावना को बांध के कंसोलिडेट करके भारत के जो लोग हैं उनको यूनाइट कर रही है, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी अनुपम जी, आपने तो खुद इसको जिया है जी, और जी न्यूज़ पर हमने भी इसको लेकर बहुत सारे प्रोग्राम्स किए और एक प्रोग्राम में आप खुद हमारे साथ चलकर गए थे। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि अनुपम खेर इतने बड़े कलाकार हैं, इतने बड़े एक्टर हैं, उनके लिए समय निकालना बहुत मुश्किल है। उनका समय बहुत कीमती है और बहुत पैसा भी लेते हैं और अच्छी बात है। लेकिन हमारे लिए वो श्रीनगर तक गए और वहाँ उन्होंने हमारे साथ प्रोग्राम्स किए और कुछ नहीं लिया और कहा कि मैं अपना पूरा समय दूंगा कश्मीरी पंडितों के लिए। आज हम सब ने मिलकर जो कश्मीरी पंडितों के लिए किया है उसका एक छोटा सा अंश हम आपको दिखाते हैं। 19 जनवरी 1990 की वो रात कोई कश्मीरी पंडित नहीं भूल सकता। उस रात घाटी में सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, कश्मीरी पंडितों कश्मीर से भाग जाओ। 23 मार्च 2003 की रात को सभी आतंकवादी सेना की वर्दी में नांदी मर्ग गांव पहुंचे और तलाशी लेने के नाम पर लोगों को बाहर निकालने लगे। इसके बाद आतंकवादियों ने 24 कश्मीरी पंडितों को एक कतार में बिठाकर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इनमें 11 पुरुष, 11 महिलाएं और 2 मासूम बच्चे शामिल थे। उस वक्त इस घटना की काफी निंदा की गई, लेकिन अफसोस इस बात का है कि घटना के 13 वर्ष बीत जाने के बावजूद नांदी मर्ग कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ में ना तो किसी ने आवाज उठाई है और ना ही किसी ने अवार्ड वापस किया है। संसद से लेकर सड़क तक सहनशीलता और असहनशीलता के मुद्दे पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। देश के कुछ बुद्धिजीवियों को असहनशीलता का माहौल नजर आ रहा है, लेकिन देश हित की बात करने वाले ऐसे लोगों को अपने ही देश में पराये हो चुके कश्मीरी पंडितों की बेचैन जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ हम आज़ाद होने का दावा करें और दूसरी तरफ हमारे अपने कश्मीरी पंडित आज भी गुलामों जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर रहें। इन दिनों देश के तथाकथित बुद्धिजीवी, साहित्यकार, लेखक, इतिहासकार, फिल्मकार और क्रांतिकारी पत्रकार देश में तथाकथित असहनशीलता के माहौल पर गहन चिंता का प्रदर्शन करने और अवार्ड वापसी की रस्म निभाने में व्यस्त हैं। लेकिन पिछले 25 वर्षों में सहनशीलता की मूर्ति बन चुके कश्मीरी पंडितों की अंतहीन पीड़ा पर कोई भी बुद्धिजीवी अपने आंसू बर्बाद नहीं करना चाहता। डीएनए में अब मैं आपको 19 जनवरी 1990 को हुई एक घटना के बारे में याद दिलाना चाहता हूँ। ये घटना भले ही आज से 26 साल पहले हुई हो, लेकिन इसके जख्म आज भी ताजा हैं। मैं बात कर रहा हूं कश्मीरी पंडितों की, जिन्हें आज ही के दिन उनके अपने स्वर्ग से नर्क जैसी जिंदगी जीने के लिए अपने ही देश में शरणार्थी बनाकर छोड़ दिया गया था। आज हम आपको पिछले 70 वर्षों के दौरान फैलाई गई उस अंतर्राष्ट्रीय फेक न्यूज के बारे में बताएंगे, जिसमें कश्मीर के मामले में भारत को एक खलनायक की तरह पेश किया जाता है और कश्मीर से निकाले गए हिंदुओं के दर्द को वहां कोई जगह नहीं मिलती। जम्मू और कश्मीर पर ज्यादातर चर्चाएं उन अमेरिकी सांसदों द्वारा आयोजित की जा रही हैं जो पाकिस्तान का पक्ष लेते हैं और जिन्हें कश्मीर के हिंदुओं का दर्द दिखाई नहीं देता, कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखता नहीं। हमारे देश के विपक्षी नेता, बुद्धिजीवी और डिजाइनर पत्रकार छोटी छोटी बातों पर बेचैन हो जाते हैं। उन्हें लोकतंत्र खतरे में दिखाई देने लगता है। लेकिन 1990 में धर्मनिरपेक्षता लंबी छुट्टी पर चली गई थी और सांप्रदायिकता फुल टाइम काम कर रही थी। कश्मीर में रहने वाले लाखों हिंदुओं को आज से 30 साल पहले कश्मीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था, सिर्फ धर्म के आधार पर। लाखों कश्मीरी पंडितों के सामने सिर्फ 3 विकल्प रखे गए थे। पहला विकल्प ये कि वो इस्लाम कबूल कर लें, यानी हिंदू से मुसलमान बन जाएं। दूसरा ये कि वो कश्मीर छोड़कर चले जाएं, अपना घर बार सब भूल जाएं। और तीसरा ये कि वो मरने के लिए तैयार हो जाएं। तो आपने देखा, हर साल हमने इस मुद्दे को आपके सामने उठाया है और हमने ये पूरी कोशिश की कि लोग इस मुद्दे को भूले नहीं। और आज ये शानदार टीम आज हमारे साथ है। विवेक, हैव यू अचीव्ड व्हाटएवर यू वांटेड टू अचीव?
मैं ऐसा कुछ अचीव करने निकला नहीं था। तो मैं, आप जितने साल से मुझे जानते हैं, मेरा भारत के लिए बहुत बहुत अटैचमेंट, क्योंकि मैंने इतना घूमा, बहुत अर्ली एज से मैं पूरा विश्व घूम रहा हूँ, और मैं ये मानता हूँ भारत से अच्छी सभ्यता कोई दुनिया में नहीं है। लेकिन इसका इतना ज़्यादा खंडन किया गया, हमने भारत को बांट दिया, इतनी महान सभ्यता को क्वेश्चन कर करके हमने उसको बांट दिया। पर आप भी दूसरा पक्ष रखकर अवार्ड जीत सकते थे, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीत सकते थे, लिबरल कहलाए जा सकते थे, आधुनिक कहलाए जा सकते थे। मैंने अभी आपको ये दिखाया, इससे बड़ा अवार्ड क्या, जो महिलाएं, जो बच्चे मेरे से मिल रहे हैं, छोटे छोटे, आपके यहाँ में घुसा तो देखिए एग्जेक्टिव्स नहीं मिले मुझे, चौकीदार, ड्राइवर्स, उनने घेर लिया और वो बोल रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब नीचे से लोग एम्पावर होकर ऊपर आते हैं। अगर ये फिल्म भारत को जो अभी कर रही है, सबको जोड़ रही है, अगर ये जोड़ने का काम करेगी तो मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। उससे बड़ा मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बोलूंगा ये बिल्कुल झूठ लगेगा, खेर साहब है, मैं एक बार आपसे कभी फिगर्स या टर्नओवर कितना बिजनेस हुआ है, लोग पूछे, मुझे अभी नहीं पता क्या हुआ है। मैं दौड़ रहा हूं, भाग रहा हूं 24 घंटे, मैं और पल्लवी सो नहीं रहे, सिर्फ इसलिए मुझे लगता है दिस इज अवर चांस एंड लेट्स नॉट मिस इट। ये भारत के जन जन को देखनी चाहिए फिल्म, और देख रहे हैं। एक्चुअली कश्मीरी पंडितों से ज्यादा तो नॉन कश्मीरी पंडित देख रहे हैं इस फिल्म को। तो आई थिंक दैट वे इट्स एन अचीवमेंट। और आज मैंने इसका ओपनिंग किया डीएनए का, इससे बड़ा मेरे लिए कोई अचीवमेंट भी नहीं हो सकता है। अरे थैंक यू सो मच। पर मैंने ये सुना कि जब आप फिल्म प्रमोट करने के लिए कपिल शर्मा के शो में जाना चाहते थे तो उन्होंने आपको बुलाया नहीं? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं कपिल शर्मा को आइसोलेट करके नहीं बोलूंगा। ये सारी रियलिटी शोज का है, वो स्टार बेस्ड हैं, इसमें कोई शक नहीं, और मुझे उससे कोई गिला नहीं है। मुझे बहुत 1-1.5 महीने से लोग मुझे बहुत वो कह रहे थे कि आप कश्मीर उसके कपिल क्या क्यों नहीं जाते, कपिल क्या नहीं जाते, ये चॉइस मेरी है कि मैं जहां जाता। तो मैंने सिर्फ इतना ही लिखा कि भाई ये चॉइस उनकी है, और मुझे ऑफिशियल जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जी स्टूडियोज, वहां उन्होंने ऑफिशियल मेरे बताया है कि उन्होंने बोल दिया, शायद खेर साहब बिजी थे, उन्होंने बोल दिया कि इसमें आपके में कोई ऐसे कमर्शियल स्टार्स नहीं है। तो मुझे दुख ये भी होता है कि कश्मीर से बड़ा स्टार क्या है? अगर आपके घर में कोई ट्रेजेडी हुई है, उससे बड़ी चीज क्या है? अब हम लोगों को थोड़ा ना ये स्टार नॉन स्टार की बजाय कई बार देश की भी समस्याओं को उसी लेवल पे लाके खड़ा करना चाहिए जो हम एक्टर्स को लाके खड़ा कर देते हैं, सिंगर्स को, सेलिब्रिटीज को। मेरे को देश की अच्छी बातें, देश के जमीन से उगे हुए लोग, उनको भी अब स्टार्स बनाने का वक्त आया है। लेकिन अनुपम जी, कुछ लोग आज ये भी कह रहे हैं कि अब आप सिनेमा हॉल्स को नफरत से भर रहे हैं। देखिए वो कुछ लोग जो है ना, वो तो पूरी जिंदगी यही कुछ बोलेंगे। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग करते हैं, हम करने वालों में हैं। ये एक फैशनेबल हो गया कि जो हिंदी मीडियम स्कूल से आया है वो एक खास किस्म का आदमी है या औरत है। जो नेशनलिस्टिक बात करते हैं ये बोरिंग लोग हैं। जो पेट्रियाटिक लोग हैं इनको कुछ समझ में नहीं आता। हम अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो हम बड़े हैपनिंग कूल किस्म के लोग हैं। मैं अपने देश से 8 साल छोटा हूँ, और मैं शिमला में रहता था, वेस्टर्न कमांड वहाँ का जो था वो सेंटर था मिलिट्री का। मुझे तो यही सिखाया गया, 62 के वॉर में हमको बोला गया था कि देश के प्रति बात करनी है, 65 के वॉर में, 71 के वॉर में। तो मैं तो बड़ा यही हुआ, और मुझे लगता है कि मेरी खासियत ये है कि मैं देशभक्त हूँ। अब उस खासियत को मैं कैसे हटा दूँ कि भाई जो देशभक्त होना आजकल ठीक नहीं है। वो चल रहा है थिएटर में, क्या यार, पिक्चर से पहले झंडा फहरा देते हैं, जनगण मन गाना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ ये मेरी पहचान है, क्योंकि मेरे पासपोर्ट में मेरे नाम के बाद नेशनलिटी लिखा हुआ है, धर्म थोड़ा लिखा हुआ है। तो अगर मेरी पहचान ये है तो मैं उस पहचान को नहीं छोड़ सकता, चाहे मुझे पूरी दुनिया से पंगा लेना पड़े। आप मुझे ये बता रहे हो कि हिंदुस्तानी होना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे लिए हिंदुस्तानी होना वो सब है जो मैं आपको बताया है जी। तो हाउ कैन आई सॉर्ट ऑफ, मैं घर पे तो आके दाल रोटी खाता हूँ ना, चलो बाहर जाके मैं चाइनीज खा लूँ, फिर इटालियन खा लूँ, पर मैं घर पे तो वही खाता हूँ। अब मेरी परवरिश हिंदू की तरह हो, या सुबह उठ के मैं गायत्री मंत्र पढ़ता हूँ, या मैं पूजा करता हूँ, या ओम श्री गणेशाय नमः सरस्वती महाभागी विद्या कमलोची, ये मुझे सिखाया गया है और मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मुझे बोला गया है कि आप ये पहनो, पर मैं ये भी पहनता हूँ, और मैं अंदर ताबीज भी पहनता हूँ, क्योंकि ये किसी पीर फकीर ने मेरी माँ को दिया है। मुझे कोई, मेरे माता पिता जब मुझे घर से लेके जाते थे तो रास्ते में जो भी पूजा का स्थान आता था वहां सब जगह नतमस्तक होते थे हम। तो आप मुझसे मेरी भारतीयता छीनने की कोशिश मत करिए, जस्ट बिकॉज यू वांट मी टू बी पार्ट ऑफ योर कूल गैंग। टू बी ऑनेस्ट इज कूल, टू बी नेशनलिस्टिक इज कूल, टू बी पेट्रियाटिक इज कूल, टू बी ऑन टाइम इज कूल, एंड टू वेयर
दिस काइंड ऑफ अ जैकेट इज कूल ऑल्सो। सो ये कूलनेस की भाषा आज की जनरेशन जो है समझने लगी है। विवेक, मैं आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप, समाज ने आपको जहां पहुंचाया, आप वापस समाज को वहां से पहुंचकर अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए वापस पे बैक कर रहे हैं। इट्स योर पे बैक टाइम। और बहुत सारे स्टार्स हमने ऐसे देखे जो समाज से लेते तो हैं, स्टार बन जाते हैं, लेकिन पे बैक नहीं करते। तो अनुपम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। उसका आप नायक हैं। मैं एक ही दो ही लाइन बोलूंगा कि हर सवालों जवाब यही होगा, हर हिसाबो किताब यही होगा। थैंक यू सो मच। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए, बहुत तरक्की करेगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और आपने जो डीएनए के मंच पर आज डीएनए को ओपन किया, डीएनए के दर्शकों को मुझे लगता है बहुत पसंद ऐतिहासिक है वो तो। और अच्छा किया, लोग याद करेंगे। यू कुड बी अ गुड टेलीविजन एंकर ऑल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिक्स का बस एक ही अंक है, विनाश, मौत। मौत के डर से मैं भी कायर बन जाऊं। बम मुझ पर फटा था, तुम पर नहीं। पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना। पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दिया। आजादी इज अ सॉन्ग ऑफ टेररिज्म। इट्स एन एंथम ऑफ फ्री कश्मीर, एक्जैक्टली लाइक जनगण मन ऑफ इंडिया। कि मासूम लड़कों को गाड़ी से बांध कर। तो विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर इस समय हमारे साथ थे और आपने देखा वो आपसे कुछ कहना चाहते थे। डीएनए का मंच, क्योंकि हम वर्षों से हर साल इस विषय को आपके सामने रखते आए हैं और ये विषय जो है कश्मीरी पंडितों का, उनके पलायन का, ये हमारे दिल के बहुत करीब है और हम जानते हैं आपके दिल के भी बहुत करीब है। और इसीलिए विवेक अग्निहोत्री को और अनुपम खेर को हम यहाँ स्टूडियो में लेकर आए और आपके साथ सीधे उनकी हमने मुलाकात कराई। पिछले 3 दशकों में हमारे देश में किसी ने इस नरसंहार पर फिल्म बनाने की कोशिश नहीं की और आज जब ये कोशिश हुई है तो इस पर हमारे देश में राजनीति हो रही है। और आप देखिए, ये बड़े दुख की बात है, कांग्रेस पार्टी ने आज ये आरोप लगाया है कि कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के समय देश में वीपी सिंह की सरकार का गठन हुआ था जिसे बीजेपी ने अपना समर्थन दिया था। इसका मतलब वो ये कह रही है कि इसमें बीजेपी का समर्थन था, बीजेपी का हाथ था। इसके अलावा उस जमाने में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन हुआ करते थे जो कांग्रेस कहती है कि आरएसएस से जुड़े हुए थे। हालांकि सच्चाई यह है कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाने की साजिश 1986 में ही हो गई थी जब वहां पर दंगे हुए थे और तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन ने उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से कई बार मदद मांगी थी। आज इस पर लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा, पूरे देश को आज सुनना चाहिए। People were threatened, you will convert or else you will not be alive. ये हुआ उस समय, मगर सच्चाई बाहर आने के हर बार कुछ ना कुछ आतंका, नहीं, that didn't happen, डिनायल, आज भी डिनायल हो रही है। और जब इस फिल्म के बारे में कोई ऑनरेबल मेंबर बात कर रहे थे, बहुत सारे मेंबर्स उसके ऊपर बात किए, इवन नाउ, ये मैं दुख के साथ, वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण बहुत बैठे हैं इधर, कल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से डिनायल का ट्वीट्स लगातार आया और ये भी बोले कश्मीरी पंडित खुद जाकर के चल गए कश्मीर से उनके खुद की मर्जी से, ना कि कुछ हुआ। जेएनके का एक सेपरेटिस्ट जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को खुलेआम उनके बीवी बच्चे के सामने मराया, वो एक प्राइम मिनिस्टर उनको बुला करके शेक हैंड किया है। कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर उनको बुला करके, जो सेपरेटिस्ट है, और आज बयान दे रहे हैं कांग्रेस कि सेपरेटिस्ट और भारत देश के खिलाफ झगड़ा, अगर वो सच है तो क्यों आपने वो सेपरेटिस्ट को बुला करके प्रधानमंत्री जी के हाथ शेक करवाया? तो आप देखिए, उस जमाने में यासीन मलिक की बात हो रही है। यासीन मलिक एक आतंकवादी है और यासीन मलिक को यूथ आइकॉन की तरह पेश किया जाता था इस देश में और कहा जाता था कि वो कश्मीर के युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और इस
इस आतंकवादी से उस जमाने में यूपीए के प्रधानमंत्री, यूपीए सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह हाथ मिलाया करते थे, तस्वीरें खिंचवाया करते थे। ये वो आतंकवादी है जिसके हाथों में खून लगा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में क्या क्या हुआ है, और अगर हमारे जैसा मीडिया ना होता और अगर हम लोग उस समय भी इसके बारे में आवाज ना उठाते तो शायद आज यासीन मलिक को न जाने और कितने बड़े बड़े पुरस्कार मिल चुके होते। अब हम कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उस घिसे पिटे फैसले की बात करेंगे जिसमें उन्होंने गांधी परिवार से एक बार फिर यह गुजारिश की है कि वो कांग्रेस का नेतृत्व करते रहें, क्योंकि गांधी परिवार की लीडरशिप में ही कांग्रेस फल फूल सकती है। पिछले 8 साल से कांग्रेस ने 45 में से 40 चुनाव हारे हैं। इस फिगर को याद रखिए, 45 में से 40 चुनाव कांग्रेस ने हारे हैं 2014 के बाद से। और इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कांग्रेस के 97% 97% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की सबसे बड़ी निर्णायक समिति ना तो गांधी परिवार की जिम्मेदारी तय करना चाहती है और ना ही इस हार के लिए उनसे कोई सवाल जवाब करना चाहती है। इससे बड़ी चाटुकारिता किसी भी पार्टी के लिए क्या हो सकती है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदर्शन के ऐसे ऐसे नमूने दिखाएंगे जिनके बाद आप भी कांग्रेस को एक राष्ट्रीय पार्टी मानने से इनकार कर देंगे। लेकिन सबसे पहले यह देखिए कि कल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस के नेताओं ने गांधी परिवार से क्या गुजारिश की है। हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोग, हर भाषा के लोग ये मानते हैं कि इन पे विश्वास करते हैं, इस परिवार पे विश्वास करते हैं, तो सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी चलेगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसी रूप में देश स्वीकार कर रहा है। और ये जो बातें फैलाई जा रही है मीडिया में या ऑफ द रिकॉर्ड बात की जाती है, इसमें कुछ दम नहीं है। गांधी के साथ एक इतिहास है, एक संघर्ष है, एक आकर्षण है लोगों में। हम कोई ऐसे व्यक्ति अध्यक्ष हो जाए कि जिनका परिचय स्टेट्स में देना पड़े, तो उससे नहीं है। देखिए, एक अकेले गांधी से नहीं होता। हमको सबको अपने अपने स्तर पर जिम्मेदार होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अपने अपने ग्रासरूट को मजबूत करना पड़ेगा। मैडम ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमको पार्टी के लिए हम कोई भी कदम उठा सकते हैं, ये स्पष्ट रूप से मैडम ने कहा। और सभी सीडब्ल्यूसी मेंबर ने स्पष्ट रूप से उनको कहा कि मैम ये बीजेपी आरएसएस का षड्यंत्र है, ये तो इनके जो है आदत सी बन गई है, तो इनको मालूम है और हम इनके षड्यंत्र में फंसने वाले नहीं। भाजपा सिर्फ 2 पे सिमट गई थी, कभी कांग्रेस ने इनके ऊपर ऐसे तंग नहीं कसे, उनका वही मान सम्मान दिया एक ऑपोजिशन को मिलता है। अब खुद जो मंत्री जी इतनी अनाप शनाप बातें करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अभी बाई इलेक्शन हुए थे, लोकसभा का आपके स्टेट में हुआ था, क्या हुआ आपका उस लोकसभा चुनाव में? जो 3 लाख से जीते हुई सीट आप हार गए। विधानसभा के उपचुनाव हुए आपके स्टेट में, क्या हुआ? पर ये ऐसे अहंकार से बातें करना ठीक नहीं है। तो कांग्रेस के पास सिर्फ शिकायतें हैं और बीजेपी को लेकर तो कुछ ज्यादा ही शिकायतें हैं। वो अपना पोस्टमार्टम नहीं करना चाहती, अपने को लेकर चिंतित नहीं है, बाकी सबकी उन्हें चिंता है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, कांग्रेस पार्टी कहती है लोकतंत्र खतरे में है, वो कहती है भारत खतरे में है, वो कहती है संविधान खतरे में है, भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है वो खतरे में है। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी आज खुद खतरे में है, ये बात कांग्रेस के नेताओं को नजर नहीं आ रही। बाकी हर चीज इस देश में खतरे में आ गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो असल में खतरे में है वो उसके नेताओं को समझ में नहीं आ रहा। और आज भी उन्होंने हर बार की तरह एक बार फिर से यही फैसला किया है कि गांधी परिवार ही उन्हें उनका नेतृत्व करता रहेगा। 5 राज्यों में कांग्रेस की शर्मनाक हार के बावजूद कांग्रेस के नेता अब भी यही चाहते हैं कि गांधी परिवार ही कांग्रेस पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड या एक फैमिली पार्टी की तरह चलाता रहे। और यह कितना बड़ा मजाक है, इसे आप उत्तर प्रदेश के चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन से समझ सकते हैं। हम नहीं जानते कि कांग्रेस के नेताओं ने इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावों का पोस्टमार्टम किया भी है या नहीं किया है। और अगर उन्होंने किया है, और जो आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं, अगर वो कांग्रेस के नेताओं को पता है, तो आप सब अंदाजा लगाइए कि ये सारी जानकारी होने के बावजूद कोई भी व्यक्ति ये कैसे कह सकता है कि कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप बदलने की आवश्यकता नहीं है। आज हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस में नए नेता की आवश्यकता क्यों है। इन आंकड़ों पर नजर डालिए आप।
कांग्रेस ने इस बार उत्तर प्रदेश की 403 में से 399 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो समझ लीजिए 399 लगभग 400 सीटें हो गई, लेकिन 399 में से केवल 2 सीटों पर ही कांग्रेस चुनाव जीती है और यह कांग्रेस का आज तक का सबसे बड़ा बुरा प्रदर्शन है उत्तर प्रदेश में। इस हिसाब से कांग्रेस का जो सक्सेस रेट है वो है 0.5%। यह सक्सेस रेट है और यह असल में गांधी परिवार का सक्सेस रेट है। गांधी परिवार का सक्सेस रेट है 0.5%। प्रियंका गांधी वाड्रा का सक्सेस रेट है 0.5%। यानी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में शून्य के बेहद करीब पहुंच गई है, अगली बार शून्य पर भी पहुंच सकती है। और फिर भी पार्टी के नेता चाहते हैं कि गांधी परिवार ही पार्टी की लीडरशिप करता रहे, चलाता रहे। दूसरी बात, कांग्रेस शायद देश की पहली ऐसी राष्ट्रीय पार्टी होगी जिसका मुकाबला अब नोटा से हो रहा है। नोटा का मतलब है नन ऑफ द अबाव। जब कोई व्यक्ति या कोई वोटर अपने क्षेत्र के किसी उम्मीदवार को, किसी को भी वोट नहीं देना चाहता, तब वो नोटा का बटन दबाता है और नोटा का विकल्प अब कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कुल मिलाकर 21,51,234 वोट मिले हैं और उसका वोट शेयर है 2.33%। सोचिए, कांग्रेस का वोट परसेंटेज है 2.33%, 2.5% वोट परसेंटेज भी नहीं है उनका, जबकि नोटा को 6,37,304 वोट मिले हैं। अब पिछले 8 वर्षों में जिस तरह नोटा के वोट बढ़े हैं और कांग्रेस के वोट घटे हैं, उस हिसाब से अनुमान लगाएं तो 10 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में नोटा कांग्रेस से भी ज्यादा मजबूत स्थिति में होगा। यानी नोटा को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिलने लगेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की केवल हार नहीं हुई है, बल्कि नतीजों ने कांग्रेस को जमीन के नीचे उस जगह पर पहुंचा दिया है जहां से पाताल लोक दूर नहीं है। यानी समझ लीजिए कांग्रेस को जमीन में गाड़ दिया है इस बार उत्तर प्रदेश के लोगों ने। कांग्रेस को इस बार केवल 21 लाख वोट मिले हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। इसका मतलब यह हुआ कि औसतन एक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को लगभग 5,000 वोट मिले हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा क्षेत्र में औसतन कांग्रेस को सिर्फ 5,000 वोट मिले हैं। यानी गांधी परिवार यह समझ ही नहीं पाया कि खतरे में देश नहीं है, बल्कि खतरे में कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस की हालत आज क्षेत्रीय पार्टियों से भी कहीं ज्यादा खराब हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 399 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसका वोट शेयर रहा 2.33%, जबकि जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल केवल 33 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन आरएलडी को कांग्रेस से ज्यादा 2.9% वोट मिले हैं। यानी राहुल गांधी से ज्यादा सक्सेस रेट जयंत चौधरी का है। कांग्रेस के 399 में से 387 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इस आंकड़े को आपको ध्यान से सुनना चाहिए। 399 में से 387 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। सोचिए, कांग्रेस के 97% उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। इसका मतलब यह है कि उन्हें उनके ही क्षेत्र में डाले गए कुल वोटों का 6वां हिस्सा भी नहीं मिला, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। और यह बात इसलिए भी ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा ने सबसे ज्यादा 209 रैलियां और रोड शोज किए थे। वो रैलियां जिनके बारे में आप हर रोज टीवी पर देखते थे, सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें देखते थे, वो रोड शोज जिनके बारे में हर रोज आपको टीवी पर, सोशल मीडिया पर वीडियोस दिखाए जाते थे, तस्वीरें दिखाई जाती थी, उनमें भीड़ भाड़ दिखाई जाती थी। लोग आते थे, प्रियंका गांधी वाड्रा से गले मिलते थे, कोई पैर छूता था, कोई फोटो खिंचवाता था और कांग्रेस पार्टी कहती थी कि देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो कितनी लोकप्रिय हो गई हैं। कई बार तो यह भी कहा गया कि बीजेपी के लोग भी, बीजेपी के कार्यकर्ता भी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। लेकिन वो सब कुछ कितना नकली था, वो आज आपको इन नतीजों से पता चलेगा। योगी आदित्यनाथ इस मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा से पीछे रहे। उन्होंने 203 रैलियां और रोड शोज किए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने 209 किए और 209 रैलियां करके 2 सीट जीती हैं और योगी आदित्यनाथ ने 203 रैलियां की हैं और उनका सक्सेस रेट आप देख ही रहे हैं कितना ज्यादा है प्रियंका गांधी वाड्रा से। अब आप सोच सकते हैं कि एक एक रैली पर कांग्रेस पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया होगा और एक एक वोट की कीमत कांग्रेस पार्टी को कितनी महंगी पड़ी होगी।
और 203 रैलियां करके योगी आदित्यनाथ जीतते हैं 255 सीटें और 209 रैली करके और रोड शोज करके प्रियंका गांधी वाड्रा जीतती हैं 2 सीट। आज यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या इस हार के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए थी? क्या उनसे किसी को सवाल नहीं पूछना चाहिए था कांग्रेस पार्टी में कि आप इस हार की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती और आपने अभी तक अपना इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आप भी जब अपनी नौकरी या अपना कोई व्यवसाय करते हैं अगर और उसमें अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो आपसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो वो कंपनी आपसे सवाल पूछती है और अगर आप अपना काम करते हैं तो आपके कस्टमर्स, आपके ग्राहक आपसे सवाल पूछते हैं कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे। लेकिन राजनीति एक अकेला ऐसा पेशा है जिसमें नेता चुनावों में पानी की तरह पैसा बहाकर भी जब फेल हो जाते हैं तो उनकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती। और वो क्योंकि ये पारिवारिक पार्टियां हैं वो हमेशा की तरह ऐसे ही अपनी परिवार की तरह पार्टियों को चलाते रहते हैं। वर्ष 2014 के बाद से अब तक कांग्रेस ने गांधी परिवार के नेतृत्व में कुल मिलाकर 45 चुनाव लड़े हैं, जिनमें से 40 चुनाव कांग्रेस पार्टी ने हारे हैं। इसके अलावा 2014 तक देश के 9 राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार हुआ करती थी, 9 राज्यों में। लेकिन आज सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बची है। लेकिन क्या आपने पिछले 8 वर्षों में कभी यह सुना कि इसके लिए गांधी परिवार की जिम्मेदारी तय की गई हो? इस बार बहुत सारे लोगों को यह उम्मीद थी कि इस बार की जो वर्किंग कमेटी होगी, बैठक होगी, इसमें शायद गांधी परिवार से सवाल जवाब किए जाएंगे। लेकिन सोनिया गांधी और गांधी परिवार ने पहले ही सबको इतना भावुक कर दिया और कह दिया कि अगर आप चाहते हैं तो हम इस्तीफा दे देते हैं, आप चाहते हैं तो हम इस्तीफा दे सकते हैं। और तुरंत कांग्रेस पार्टी में इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया, आंसुओं की नदियां बहने लगीं और लोग कहने लगे कि नहीं, कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के बिना जीवित नहीं रह सकती। वर्ष 2014 के बाद से अब तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी कुल 24 बार कांग्रेस पार्टी में अपने पदों से इस्तीफा देने की पेशकश कर चुके हैं और अब तो ये एक परंपरा सी बन गई है, ये एक फैशन बन गया है। हर बार कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, हर बार बुरी तरह से हारती है और हर बार गांधी परिवार अपने इस्तीफे की पेशकश कर देता है और हर बार जो बाकी के जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भावुक होकर आंसू बहाते हुए कहते हैं कि नहीं, हम आपके बिना रह नहीं सकते। हर बार कुछ नेता विरोध करते हैं और इस्तीफा कभी स्वीकार नहीं हो पाता। इस बार भी यही हुआ। यानी ये सब उस फिल्म की तरह है जिसकी स्क्रिप्ट और जिसके डायलॉग्स पहले से ही लिखे जा चुके हैं। एक राइटर होता है जो पहले से ही सबके डायलॉग, सबकी स्क्रिप्ट बता देता है, सबकी भूमिकाएं बता देता है। आप आएंगे, आप आकर ये डायलॉग बोलेंगे, इस्तीफे की पेशकश करेंगे, दूसरे लोगों को बता दिया जाता है आप आएंगे, आप आंसू बहाते हुए कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस में गांधी परिवार के नेतृत्व से नाराज जो 23 नेताओं का ग्रुप है, जिसको हम G23 या ग्रुप 23 के नाम से जानते हैं, उन्होंने कल मुकुल वासनिक को पार्टी अध्यक्ष बनाने का सुझाव दिया। लेकिन हमें यह पता चला है सूत्रों से कि इस प्रस्ताव से सोनिया गांधी काफी असहज हो गई और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग कर डाली। कांग्रेस के इस G23 में गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा जैसे नेता हैं और ये काफी दिनों से ये कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस में अब जो नया नेता आए, जो नया कांग्रेस अध्यक्ष आए, वो चुनाव लड़कर आए, उसे कांग्रेस के जो बाकी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो चुनकर लाएं और वो ऐसा हो जो फुल टाइम कांग्रेस के लोगों के लिए उपलब्ध रहे, जो फुल टाइम अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाल सके, जो हर समय अवेलेबल हो, उपलब्ध हो और जो मेहनत से काम करे। उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस ने 148 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था और इनमें से ज्यादातर महिलाएं वो थीं जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून, कोविड और दूसरे मुद्दों पर बड़े बड़े आंदोलनों में मोदी के खिलाफ हिस्सा लिया था। यानी कांग्रेस ने जिन लोगों को चुना वो ऐसे लोगों को चुना जो मोदी के खिलाफ थे, एनडीए जो बीजेपी सरकार है उसके खिलाफ थे और जिन्होंने इन सारी आंदोलनों में प्रमुख भूमिका निभाई और ये महिलाएं उन सब आंदोलनों में उनकी पोस्टर गर्ल बन गई थी। लेकिन चुनावों में लोगों ने इन्हें बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया और यह बता दिया कि जनता इस नकली माहौल का असली सच जानती है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ सेंट्रल से सदफ जफर को टिकट दिया था, जिन पर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए आंदोलन में हिस्सा लेने का और हिंसा भड़काने का आरोप है। सदर जफर को चुनाव में सिर्फ 2,927 वोट मिले हैं और उनकी जमानत जब्त हो गई।
इसी तरह उन्नाव सदर सीट से कांग्रेस ने आशा देवी को टिकट दिया था, जो उन्नाव की रेप पीड़िता की मां है। लेकिन आशा देवी को सिर्फ 1555 वोट मिले हैं, 1500 वोट, और उनकी भी जमानत जब्त हो गई। इसी तरह कानपुर की कल्यापुर सीट से कांग्रेस ने नेहा तिवारी को टिकट दिया था, जो मशहूर गैंगस्टर विकास दुबे के रिश्तेदार हैं, लेकिन उन्हें भी 2419 वोट मिले और उनकी भी जमानत जब्त हो गई। 2014 में मिस यूपी रह चुकी अर्चना गौतम को कांग्रेस ने हस्तिनापुर से यह सोचकर टिकट दिया कि वो दलित हैं और सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है, इसलिए अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो चुनाव जीत भी जाएंगी। लेकिन जिस अर्चना गौतम के इंस्टाग्राम पर 7.5 लाख फॉलोअर्स हैं, उन्हें चुनाव में 1519 वोट मिले और उनकी भी जमानत जब्त हो गई। यानी जिन्होंने कोविड पर मोदी की नीतियों को गलत बताया था, अपने देश की वैक्सीन पर सवाल उठाए थे, अपने देश के वैज्ञानिकों पर सवाल उठाए थे, नागरिकता संशोधन कानून पर लोगों को गुमराह किया था, किसान आंदोलन के दौरान लोगों को भड़काया था, जिन्होंने यूक्रेन से आए छात्रों के मन में जहर घोला था, लोगों ने चुनावों में उनकी बुरी तरह से पोल खोल दी है। और कितनी बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी को आज भी यह बात समझ में नहीं आ रही है। आज जब आंकड़ों की बात हो ही रही है तो आपको यह भी समझना चाहिए कि चुनावी नतीजे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के बारे में क्या बताते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी का उसके इतिहास में सबसे ज्यादा अब तक का 32.1% उसे वोट मिला है, जो अब तक का हाईएस्ट है। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तब उसे लगभग 29% वोट मिले थे, यानी 2012 के मुकाबले 3% वोट ज्यादा लेकर भी अखिलेश यादव इस बार चुनाव हार गए। इस हार का सबसे बड़ा कारण यह रहा कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का उतना ही साथ मिला जितना रशिया के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को नेटो का साथ मिल रहा है। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग हुई थी, उनमें से आधी से ज्यादा सीटों पर जाट वोट निर्णायक थे और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को यह लग रहा था कि ये वोट तो उन्हें ही मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने इस चरण में 2017 से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया और जाटों के इस इलाके में उसका वोट शेयर 2017 के मुकाबले 3% और बढ़ गया, जबकि समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में केवल 1.5% की बढ़ोतरी हुई। यानी समाजवादी का भी बढ़ा लेकिन बीजेपी का उससे दुगना बढ़ा। उत्तर प्रदेश में 24 ऐसे जिले हैं जहां जाट समुदाय का असर है और इनमें 18 जिलों में बीजेपी को 24 में से 18 जिलों में बीजेपी को शानदार जीत मिली है। दूसरी बात, इस बार उत्तर प्रदेश में 49 सीटें ऐसी रहीं जहां हार जीत का अंतर 5000 वोटों से भी कम था और इन 49 सीटों में 25 सीटों पर समाजवादी पार्टी की हार हुई। और इसके अलावा अखिलेश यादव की हार का एक और कारण मायावती भी है, क्योंकि ये जो वोट कम पड़ रहे थे बीजेपी के लिए, वो मायावती ने उन वोटों को भर दिया, उस गैप को भर दिया। बीएसपी को भले ही इस बार एक सीट मिली हो, लेकिन यूपी में 233 सीटें ऐसी हैं जहां उसने हार और जीत को प्रभावित कर दिया। इनमें 137 सीटों पर जहां अखिलेश यादव और उनके सहयोगी दलों की हार हुई है, वहां हार का अंतर बीएसपी को मिले वोटों से भी कम है। आप कह सकते हैं कि मायावती का हाथी सड़क घेर कर चल रहा था और उसने अखिलेश यादव की साइकिल को इन सीटों पर आगे नहीं निकलने दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में इस बार ऐसी सीटों की संख्या 22 है जहां हार जीत का अंतर नोटा को मिले वोटों से भी कम है। इनमें 13 सीटों पर समाजवादी पार्टी हार गई और 7 पर बीजेपी हारी और 1 पर राष्ट्रीय लोकदल की हार हुई। जैसे बिलासपुर सीट पर बीजेपी के बलदेव सिंह ने समाजवादी पार्टी के अमरजीत सिंह को 307 वोटों से हराया, जबकि नोटा को यहां 1197 वोट मिले हैं। तो जिस दिन चुनावों के नतीजे आए थे, विश्लेषण हो रहा था, उस दिन ये नंबर्स आ ही रहे थे, पूरे नंबर्स आए नहीं थे। अब धीरे धीरे सारे आंकड़े आ गए हैं और आज हमने उन आंकड़ों को आपके सामने पेश किया है। अब आपको यह तय करना है और पूरे देश को यह तय करना है कि जिन मुद्दों को लेकर दिन रात न्यूज चैनलों पर बहस होती थी, जिन मुद्दों को लेकर दिन रात उन्हें ट्रेंड कराया जाता था सोशल मीडिया पर, जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनाव में उतरी थी, असल में कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल यही है कि उसने हर बार गलत मुद्दों को चुना है और वो देश के लिए काम करने की बजाय सिर्फ मोदी से नफरत करने में लगी हुई है। और कांग्रेस पार्टी की जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि उसने भारत और मोदी को एक समझ लिया है और मोदी को का विरोध करने के चक्कर में वो भारत का भी विरोध करने लगी है और यही बात भारत के लोगों को पसंद नहीं आ रही। इसलिए
अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को नहीं बदलना चाहती, गांधी परिवार को नहीं बदलना चाहती, ना बदले, लेकिन उसे अपने मुद्दों को तो बदलना ही पड़ेगा। अब एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे युद्ध में मारे गए एक अमेरिकी पत्रकार की कहानी दिखाएंगे। आज आप युद्ध का सीधा प्रसारण ऐसे देखते हैं अपने टीवी पर जैसे आप टीवी पर कोई रियलिटी शो देख रहे हों, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध का यह सीधा प्रसारण आपको उन पत्रकारों की बदौलत देखने को मिलता है जो अपनी जान पर खेलकर युद्ध क्षेत्र में मौजूद रहते हैं। इसलिए ब्रेक के बाद हम आपके साथ मिलकर दुनिया के उन तमाम बहादुर पत्रकारों को सलाम करेंगे। आपको असल में देश के मूड के बारे में पता चलता है, आपको पता चलता है कि देश के लोग क्या कह रहे हैं, और आपको यह भी पता चलता है कि देश ने अभी से ही अगले लोकसभा चुनाव के बारे में क्या फैसला किया है। और अगर आपको लोकप्रियता देखनी है और अगर आपको देखना है कि जीत पर कैसे बधाई मिलती है, तो आज आपको एक वीडियो हम दिखाना चाहते हैं। आज बजट सत्र के पहले दिन जब प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में पहुंचे तो पूरा सदन, पूरा लोकसभा मोदी मोदी के नारों से गूंजने लगा। आज ये वीडियो आप सबको जरूर देखना चाहिए। तो ये आपने देख लिया। अब हम आपको यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे युद्ध के बारे में बताना चाहते हैं। आपको इस युद्ध में मारे गए एक अमेरिकी पत्रकार की कहानी हम दिखाना चाहते हैं। आज आप युद्ध का सीधा प्रसारण ऐसे देखते हैं अपने घरों में बैठकर जैसे आप टीवी पर कोई रियलिटी शो देख रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध का यह सीधा प्रसारण आपको उन पत्रकारों की बदौलत देखने को मिलता है। युद्ध की पल पल की जानकारी उन पत्रकारों की वजह से आपको मिलती है जो अपनी जान पर खेलकर, अपने परिवारों को छोड़कर युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, वहां मौजूद रहते हैं, और जिनका एक ही मकसद होता है कि वो अपने दर्शकों तक, आप तक युद्ध की बेहतरीन तस्वीरें और युद्ध की हर सच्चाई को पहुंचा सकें। किसी भी पत्रकार के लिए सच को दिखाना एक जुनून की तरह होता है, और वो जुनून कई बार ऐसा रूप ले लेता है कि रिपोर्टर्स उस जुनून के सामने अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटते। इसलिए आज हम आपके साथ मिलकर दुनिया भर के तमाम बहादुर पत्रकारों को सलाम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इस अमेरिकी पत्रकार के बारे में बताते हैं जिनका नाम ब्रेंट रेनॉल्ड था। वो यूक्रेन की राजधानी कीव में एक प्रोजेक्ट के तहत युद्ध क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहे थे, और कल हमले के दौरान वो कीव के इरपिन क्षेत्र में मौजूद थे, और आरोप है कि इस दौरान रशिया के सैनिकों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस हमले में उनका एक साथी पत्रकार घायल भी हुआ है, और ब्रेंट रेनॉल्ड पत्रकार होने के साथ साथ एक बहुत ही प्रतिभाशाली फिल्म मेकर भी थे। उन्होंने वर्ष 2015 में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए भी काम किया था, और फिलहाल वो यूक्रेन में एक शरणार्थी संकट पर केंद्रित एक फिल्म पर काम कर रहे थे जिसमें वो शूट कर रहे थे और वहां पर मौजूद थे। वर्ष 2017 में भी, अगर आपको याद हो, मैं सीरिया गया था, और उस समय मेरे पीछे इतनी गोलियां चल रही थी कि मुझे भी एक बार ऐसा लगा कि शायद मैं भी वापस नहीं जा पाऊंगा। आज मैं आपके सामने ये बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये जो विषय है, ये एक रिपोर्टर होने के नाते मेरे दिल के बहुत करीब है, और हमारे जी न्यूज में जितने हमारे साथी हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं खासतौर पर, उनके भी दिल के बहुत करीब है। और यह समय हर पत्रकार के जीवन में आता है जब उनके सामने यह विकल्प होता है कि या तो वो वापस चले जाएं या जान पर खेलकर आगे बढ़ते रहें और रिपोर्टिंग करते रहें। और इस दौर का अनुभव मैंने बहुत करीब से किया है, चाहे 1999 का कारगिल युद्ध हो, 2001 में संसद पर हुआ आतंकवादी हमला हो, सियाचिन में खून जमा देने वाले मौसम के बीच रिपोर्टिंग हो, और इन सब से मैं खुद भी बहुत गुजरा हूं। इसलिए आज इस पत्रकार के लिए मैं आपको चाहूंगा कि आप इस पत्रकार की आत्मा की शांति के लिए जरूर प्रार्थना करें, और हमेशा ये बात याद रखें कि आपको जब युद्ध क्षेत्र में
नई नई तस्वीरें देखने को मिलती हैं, नई नई सच्चाई के बारे में आपको पता चलता है, वो किसी ना किसी रिपोर्टर की वजह से पता चलता है। और अपने तजुर्बे से मैं आपको ये बता सकता हूं कि बहुत बार जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि आप जानते हैं कि अगर इससे आगे और आगे गए, एक लक्ष्मण रेखा होती है, उसको अगर आपने पार कर लिया तो आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन एक लालच भी होता है मन में, और लालच ये होता है कि अगर मैं वहां गया जहां कोई नहीं गया तो आप अपने दर्शकों को वो दिखाएंगे जो इससे पहले इस दुनिया में किसी ने देखा नहीं और किसी ने दिखाया नहीं। और एक रिपोर्टर हमेशा उसी पल के लिए जीवित रहता है कि वो अपने दर्शकों को ऐसी ऐसी बातें बताए, ऐसी तस्वीरें दिखाएं जो उन्होंने कभी देखी ना हो। कारगिल की इस पोस्ट पर कई दिनों से दिन रात बमबारी चल रही है। देख वो फटा एक देख। वो यार वो मुझे बीटी इस गन पॉइंट पर दोनों पक्षों के बीच बमबारी एक आम सी बात है। एक गोला अगर यहां से जाए तो उसके थोड़ी देर बाद उसका जवाब भी दूसरी तरफ से जरूर आता है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये पार्लियामेंट का मुख्य द्वार है, जहां से एक सफेद एम्बेसडर में बैठकर ये सारे आतंकवादी इस सड़क से इस तरह से आए थे। वहां पर एक आतंकवादी जो कि ह्यूमन बॉम्ब था, वो वहां पर गया और उसने अपने आप को एक्सप्लोड कर लिया। मेरे हाथ में इस तरह की गोलियों के जो शेल हैं वो पूरे इस समय पार्लियामेंट हाउस में फैले हुए हैं। इस हेलीकॉप्टर में भी अब सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। मानव हो या मशीन, सबकी क्षमता वहां पर जाकर बहुत घट जाती है। टेम्परेचर अगर आप देख, हमारे जैसे एक सिविलियन के लिए यहाँ पर 1 घंटा नहीं, कुछ मिनट बिताना भी बहुत मुश्किल काम होगा। सो हमारी कोशिश तो ये थी कि हम आपको फ्रंट लाइन पर ले जाएं। ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं कि देखिए मेरे बगल में बिल्कुल एक टैंक है जो फायरिंग जिसने शुरू कर दी है। तो युद्ध की तस्वीरें आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन हम ऐसी जगह तक पहुंच गए हैं जहां पर लड़ाई इस वक्त चल रही है। कौन सी गोली, कौन सा शेल, कौन सा गोला कहां से आकर गिर जाए आपको कभी पता नहीं चलेगा। और ये इराक, जो सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त, उसका एक फॉरवर्ड पोस्ट है और वहां से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वॉर में ये होता है वॉर में, यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, यहाँ पर कोई पटकथा नहीं होती। और अभी शायद मैं आपसे बात करते करते इस टैंक के नीचे शायद आ गया होता। युद्ध क्षेत्र में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं सैनिक, जो अपने कर्तव्य के लिए उस युद्ध क्षेत्र में जाते हैं और दुश्मन की सेना से लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने देश की रक्षा करने की। दूसरे होते हैं उस देश के बेकसूर नागरिक, जिन्हें उस युद्ध में ना चाहते हुए भी झोंक दिया जाता है और उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। वो बीच में फंस जाते हैं और मारे जाते हैं अपनी मर्जी के खिलाफ। और तीसरे होते हैं पत्रकार, यानी रिपोर्टर्स, जो अपनी स्वेच्छा से युद्ध क्षेत्र में जाने का फैसला करते हैं और ये तय करते हैं कि वो युद्ध में नागरिकों के संघर्ष की कहानी भी दुनिया तक लेकर जाएंगे और सैनिकों की कहानियों को भी दुनिया को दिखाएंगे और युद्ध के बारे में एक एक जानकारी, एक एक सच दुनिया के सामने पेश करेंगे। और ये जो पत्रकार आपकी स्क्रीन पर है, ये भी इसीलिए वहां पर गया था ताकि सच दुनिया के सामने पेश कर सके। लेकिन इस दौरान बहुत बार कुछ पत्रकार हमसे बिछड़ जाते हैं, उनकी युद्ध में मृत्यु हो जाती है। और वर्ष 2017 में युद्ध और सैन्य संघर्ष के दौरान दुनिया भर के 26 पत्रकारों की मौत हो गई थी। आपको उनमें से किसी का नाम भी याद नहीं होगा और यह आंकड़ा हर साल उसके बाद बढ़ता ही रहा है। यूक्रेन और रशिया के बीच शुरू हुए इस युद्ध को अब 19 दिन बीत चुके हैं। आज दक्षिण पूर्व
यूक्रेन के मैरियोपोल शहर में रशिया के फाइटर जेट्स ने बड़े पैमाने पर बॉम्बिंग की है और इस दौरान 150 से ज्यादा रिहायशी इमारतों को उन्होंने अपना निशाना बनाया है। यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्रालय का यह आरोप है कि इस कार्रवाई में रशिया ने वहां के सबसे बड़े अस्पताल पर भी बम बरसाए, जिससे इस अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में आग लग गई और इस हमले में एक बच्चे और उसकी मां की भी मौत हो गई है। अब तक लड़े गए इस युद्ध में इस शहर के 2100 नागरिक मारे जा चुके हैं और ये तस्वीरें आज आपको बताएंगी कि युद्ध एक देश से, उस देश के लोगों से क्या छीन लेता है। देखिए आप। तो ये एरियल तस्वीरें हैं और जैसा हम आपको बता रहे थे कि आजकल युद्ध की ऐसी ऐसी कवरेज होती है कि आप अपने घर में बैठे हुए युद्ध की एक तस्वीर देख सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई टीवी का रियलिटी शो देख रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं जो यूक्रेन ने जारी की है और इस तस्वीर के जरिए यूक्रेन क्या बता रहा है। यूक्रेन पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि यह मत समझिए कि यह हमला हमारे ऊपर हो रहा है, यह हमला किसी भी दिन किसी और देश पर भी हो सकता है। और इस वीडियो के जरिए उन्होंने यह बताया है, उन्होंने पेरिस शहर को दिखाया है। एक लड़की पेरिस में आईफल टावर के सामने खड़ी है और अचानक से आईफल टावर पर हमला हो जाता है। ये देखिए, ये लड़की असल में फोटो खिंचवा रही है और अचानक वहां पर हमला हो जाता है। ये असली तस्वीरें नहीं हैं, ये एनिमेटेड तस्वीरें हैं, लेकिन दुनिया को ये सावधान करने के लिए हैं कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि ये अभी हमला सिर्फ यूक्रेन पर हो रहा है। ये हमला किसी भी देश में कभी भी हो सकता है, उनके ऊपर भी हो सकता है। और अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि भारत की पहली बोलती हुई फिल्म का नाम क्या था। आप रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1879 में आज ही के दिन महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी में हुआ था। उन्हें आधुनिक भौतिक विज्ञान यानी मॉडर्न फिजिक्स का जनक माना जाता है और उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विज्ञान के तमाम सिद्धांतों का आधार मानी जाती है। 4 साल की उम्र तक आइंस्टाइन ठीक से बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपनी हर मुश्किल को जीत लिया और वो 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक बने। भारत की पहली बोलती हुई फिल्म आलम आरा आज ही के दिन वर्ष 1931 में रिलीज हुई थी। उस समय रिकॉर्डिंग के लिए साउंड प्रूफ रूम्स नहीं होते थे, इसलिए आलम आरा की ज्यादातर शूटिंग रात के समय में की गई थी। यह फिल्म न सिर्फ एक बोलती हुई फिल्म थी, बल्कि इस फिल्म में गाने भी थे। फिल्म आलम आरा के गीतों को भारतीय सिनेमा के पहले गीत भी कहा जा सकता है। दुख की बात यह है कि अब आलम आरा का एक भी प्रिंट मौजूद नहीं है। आज अगर आप आलम आरा को देखना भी चाहें तो शायद नहीं देख पाएंगे। हमारे देश के आर्काइव्स में आलम आरा का सिर्फ एक ही पोस्टर अब बचा है। आज के दौर में सैम ब्राउन बेल्ट कई देशों की सेना और पुलिस की यूनिफॉर्म का एक खास हिस्सा बन चुकी है। वर्ष 1901 में आज ही के दिन इस खास बेल्ट के डिजाइनर जनरल सर सैमुअल जेम्स ब्राउन का निधन हुआ था। उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एक सैन्य अधिकारी थे। 1858 में युद्ध के दौरान उन्होंने अपना बायां हाथ खो दिया था। इसके बाद उन्होंने ये खास बेल्ट डिजाइन की और सैम ब्राउन बेल्ट कमर से बंधी हुई एक चौड़ी बेल्ट होती है जो दाएं कंधे से एक पतली पट्टी से बंधी हुई होती है। आज की तारीख को दुनिया में पाई डे के तौर पर भी मनाया जाता है। पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14 के बराबर होती है। आज की तारीख यानी 14 मार्च को अगर मंथ, डेट और ईयर के फॉर्मेट पर उसे रखें तो पाई की वैल्यू दिखाई देती है। और वर्ष 2018 में आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और लेखक स्टीवन हॉकिंग का निधन हुआ था। स्टीवन हॉकिंग को ब्लैक होल से निकलने वाले रेडिएशन के सिद्धांत और थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजी के लिए जाना जाता है। स्टीवन हॉकिंग ALS नामक बीमारी से पीड़ित थे, जिसकी वजह से वो हमेशा एक व्हील चेयर पर ही रहते थे और वो बोल भी नहीं पाते थे। लेकिन इसके बावजूद वो अपने गाल की मांसपेशी पर लगे एक सेंसर के जरिए दुनिया से संवाद किया करते थे।
तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और मशहूर लेखक मुंशी प्रेमचंद ने एक बार कहा था कि समझ किताबें पढ़ने से नहीं, दुनिया देखने से आती है। नमस्कार।